नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9वीं में दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह पाठ बिचेंद्र पाल ने रचा है। इसकी रचयिता स्वयं बिचेंद्र पाल है, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को पाते हुए, उन्हें हासिल करते हुए हमें एक उनका दृश्य सा दिखा दिया है कि कैसी होती हैं सक्सेसेस, कैसी होती हैं कामयाबियाँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताना मेरा कर्तव्य है कि बिचेंद्र पाल एक गांव की एक छोटे घर की लड़की थी, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास जीवन में एक यह कलंक था कि वह एक गरीब घर की हैं। और ये दूसरी दिक्कत थी कि हमारे सोसाइटी, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ने देता है उस समय पे, और आज तो बिल्कुल कम है, लेकिन पहले के समय में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो ये इनके लिए परेशानी थी। और गरीब घर की थी तो लोगों के सोच विचार वैसे ही बहुत पुराने थे, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय, इनका संकल्प इन्हें इतना आगे लेके गया, शायद इतना आगे तो आज के समय में, आज के ज़माने में ना कोई लड़का पहुंच पाता है ना कोई लड़की। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई किसी से कम नहीं होता। अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अगर आप आगे बढ़ने की चाह रखते हो, तो हर कठिनाई या हर कठिन परिस्थिति भी आसान बन जाती है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों से होते थे। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथे के नाम से प्रसिद्ध था। मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। फूल का अर्थ होता है प्लूम, एक गुब्बारा सा देखा, ठीक है, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ध्वज माने कि झंडा। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 यानी 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखी बर्फ पर्वत पर उड़ती रहती थी। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी परंतु तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम को। दक्षिण होता है आपका ईस्ट, ठीक है। दक्षिण यानी कि ईस्ट और पूर्व यानी कि नॉर्थ। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट। पहाड़ी परंतु तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम को दक्षिण पूर्वी में झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, यानी कि वह अधिक दृढ़ निश्चय वाली थी। जो सोच लिया वो करना था। तो सपने देखने वाली महिला थी, जिन्होंने सपने देखे और सपनों को पूरा करने की चाह रखी। तो आप भी ऐसे ही होने चाहिए। आप भी सोच लिया तो करना, ये आपका मंत्र होना चाहिए कि जो सोचा वो करना है, ठीक है। और अपने लक्ष्य से कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ काम करते जाइए। जब हम 26 यानी कि 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, तो पेरिस है, ये पेरिस नहीं है, पेरिस एक जगह है। हमें हिमस्खलन
हिमस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बु हिमपात एक स्थान है पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत से यानी कि जो चौथी सबसे ऊंची हाइट है वो लोहत से है। ऊंचाई करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो लोहत से एक पहाड़ी है जो 4th हाईएस्ट है की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु को भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करनी पड़ती है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पैरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये इस पैराग्राफ में आपको अनेकों कठिनाइयों को बताया है कि जब पहाड़ चढ़ते हैं तो कौन सी कठिनाइयाँ, किस प्रकार की कठिनाइयाँ लोगों को सहज भाव से झेलनी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ती हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक यानी कि एक होप वो नहीं था। जलवायु होता है क्लाइमेट। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहत से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो नुत्से भी एक पहाड़ी है, तो लोहत से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी हुई बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को मैं निहारती रही, उनको देखती रही, ताकती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। सीधी दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। आगे देखिए, इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना
लट्ठों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत से जानकारी देना। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें यह सूचना दी कि हम कैंप 1 पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा आपको नाम याद करने हैं, ठीक है। अंततः साउथ कोल पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपने परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनका भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मलौहत्से की बर्फीली सीधी ढलान होती है स्लोप पर लगाई गई एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू है टेंट के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तुषारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12 बजे, तो 12:30 बेसिकली, यानी 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ ने प्रहार किया, यानी कि कोई सख्त चीज़ टकराई और उससे मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लग गई थी, लेकिन यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश की गई। थोड़ी सी भी देर
का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए, हिमपिंड होते हैं कि जो बर्फ़ होती है उसकी परतें जम जाती हैं, तो उसे हिमपिंड कहते हैं और ये हिमपिंड कहलाता है। तो उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल किया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पहुंच गए थे। तो कैंप 3 से वो कैंप 2 में नीचे आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि सबकी चोटें आ गई थी, तो इलाज के लिए नीचे आ रहे थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे खुद की बनाए स्ट्रेचर पर लिटा करके नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट अथवा टूटी हड्डियों के साथ नीचे भेज दिया गया। यहाँ पे बोला है कि टूटी हड्डियाँ, जो भी उन्हें चोट आई थी, इंजरीज आई थी, उसके कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा था। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो अभी उन्हें चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वह उन चोटों से घबराई नहीं, डरी नहीं और अपने कार्य में आगे कार्य करती रहीं, अपने वर्क में और अच्छा काम वो करती रहीं। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी कुछ पीछे थे। मैं चिंतित थी। मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वह भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय विग्रह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बिचेंद्री? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बिचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लोहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो साउथ कोल किस नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ बर्फ़ पिघला के चाय बनती थी, क्योंकि जो सारा पानी होता था वो जमा हुआ ही होता था, राइट। और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। चॉकलेट भी इसलिए खाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो बॉडी को थोड़ी गर्मी देने के लिए, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए और बॉडी में थोड़ा फैट बना के रखने के लिए पिलाया जाता है चॉकलेट ड्रिंक्स, और चॉकलेट खिलाया जाता है और चाय वहाँ खूब पिया जाता है। तो ये आपको बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्फॉर्मेशन है, और मैं इन्फॉर्मेशन भी फोकस कर रही हूँ, तो आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ, लाइन टू लाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको समझाती जा रही हूँ। तो लाइन टू लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक बार चैप्टर रीड करोगे आपको अच्छे से समझ में आएंगी बातें। तो इस वजह से मैं आपको जो समझा रही हूँ जितना, वो आप समझो और ख़ुद रीड करो, और इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रखो, राइट। आगे देखते हैं। चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़े थे और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़ जाना था या फिर साउथ पोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो किसके बारे में बात कर रही हैं? अंगदोरजी की। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे कहा, क्या उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाने पर वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोरजी पर विश्वास था, और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता, यानी कि आरोहण होता है ट्रैवलिंग की क्षमता, और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल कार्य करने जा रही थी वो भी। सुबह 6:20 यानी कि 6:20 पर जब अंगदोरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था, यानी दोपहर हो गई थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, यानी कि जो वो कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें सूट्स पहनाए जाते हैं जब भी उन्हें हाइट्स पे या कहीं ट्रैवल करना होता है, तो ऐसे स्पेशल सूट्स होते हैं जो पहनाए जाते हैं। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशों की चादरों बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांतों काटा जा सके। मैंने खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे
और यदि अगर हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर 1 बजे पहुंच जाएंगे। लोहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लोहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लोहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लोहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा यानी कमी लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर पर लेके कर रही हूँ। तो जितनी ज़रूरत है उससे कम मेरे पास ऑक्सीजन है। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि अब सपाट और कठिन चढ़ाई भी आसान हो गई है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ी हुई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य हो गई थी। शून्य यानी कि आसमान की तरफ हो गई थी, खाली हो गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। कौंधा यानी कि लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। तो आपको दिन याद होना चाहिए, 23 मई और साल था 1984 और कितने बजे? दोपहर 1 बजे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु यानी कि टॉप पीक की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। तो वो अपने साथ क्या लाई थी? दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा। इसे उन्होंने लाल कपड़े में लपेटा, फिर छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आई। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर्श भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय एक लोहाटू ने हमारे नेता
इस समय तक लोहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं इसके लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, अलग होगा। यानी कि जो तुमने दुनिया में सब झेला है लोगों के कारण, जो लोगों के सोच विचार तुम्हारे लिए थे, अब वो सब बदल गए हैं और अब तुम जिस संसार में जाओगे वहाँ तुम्हें इज्जत और प्रेम मिलेगा। तो ये थी आपकी एक सुंदर सी रचना जो कि बचेंद्री पाल की रचना थी। ये बचेंद्री पाल हैं जिनका चित्र आप यहाँ देख सकते हो, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पे चढ़ी थी। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे, शिखर पे चढ़ी थी ये। तो ये बचेंद्री पाल है, आप इनको देखें और इनको देखने से ही इतना मोटिवेशन लगता है कि काश हम भी यही होते, है ना। इनकी इंटरव्यू सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद।